एक बार बंटी और सीमा दोनों भाई बहन स्कूल से वापस अपने घर लौट रहे होते हैं। थोड़ा आगे आकर रास्ते में उन्हें एक सांप जमीन पर पड़ा दिखाई देता है। वह सांप घायल होता है। सीमा अपने भाई से कहती है, भैया यह तो एक सांप है और इसे चोट भी लगी है। इसके शरीर से खून बह रहा है। भैया अगर इसे हमने यहीं छोड़ दिया तो इसे चील कौवे खा जाएंगे। क्यों न हम इसे अपने घर लेकर चलते हैं। ऐसा कहकर बंटी और सीमा उस घायल सांप को अपने घर ले आते हैं। सीमा उस घायल सांप के जख्मों पर पट्टी बांध देती है और बंटी उसके लिए दूध लेकर आता है। वह सांप बंटी का लाया हुआ दूध श्रद्धा पूर्वक पी लेता है। दूध पीते ही वह सांप अचानक से एक नागिन बन जाता है। वह नागिन कहती है, बंटी, सीमा, तुम दोनों बहुत ही नेक दिल और दयालु हो। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है और मुझे नया जीवन दान दिया है। एक दुष्ट चुड़ैल ने मुझ पर हमला किया जिस कारण मैं यहाँ धरती लोक पर आ गई। बंटी, सीमा, तुम दोनों बहुत ही अच्छे हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तभी बंटी कहता है, हे नागिन माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान की दया से हम दोनों भाई बहन अपना गुजारा ठीक से कर लेते हैं। तभी नागिन देखती है कि बंटी और सीमा अनाथ हैं और वह दोनों बहुत ही गरीब हैं। वह दोनों मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं। यह सब देखकर वह नागिन उसी समय बंटी और सीमा के आंगन में एक जादुई मछली का पेड़ बना देती है और कहती है, बच्चों, मैं तुम दोनों की ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न हुई, इसलिए आज से यह पेड़ तुम्हारा है। तुम जितना चाहो इस पेड़ से मछलियाँ तोड़ सकते हो और उन्हें बेचकर अपना गुजारा कर सकते हो। इस पेड़ से मछलियाँ कभी भी खत्म नहीं होंगी। इतना कहकर वह नागिन वहाँ से गायब हो जाती है। बंटी और सीमा मछली वाले पेड़ को देखकर बहुत खुश होते हैं। वहीं एक दिन बंटी और सीमा मछली वाले पेड़ से मछलियां तोड़ रहे होते हैं। तभी पड़ोस का एक लालची व्यक्ति उन्हें देख लेता है। लालची व्यक्ति कहता है, अरे यह क्या, यह तो एक मछली का पेड़ है। कल तक तो इन भूखे भिखारियों के पास कुछ भी नहीं था, परंतु रातों रात इनके आंगन में यह पेड़ कहां से आ गया। लगता है यह कोई जादुई पेड़ है। मुझे इसका पता करना होगा। अगले दिन वह लालची व्यक्ति यह बात अपने एक मित्र को बताता है। भाई मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तो वह कोई जादुई पेड़ लगता है। उस पेड़ से मछलियाँ कम ही नहीं होती। चलो भाई, आज हम उस पेड़ को ही उखाड़ लेते हैं और गांव में सबसे अमीर हो जाते हैं। वहीं उन दोनों की बात पास में खड़ी एक भूखी चुड़ैल सुन लेती है। चुड़ैल उन दोनों व्यक्तियों को पकड़ लेती है और कहती है, अरे ओ मूर्ख इंसानों, अभी तुम जिस पेड़ के बारे में बात कर रहे थे, मुझे बताओ कहाँ है वह जादुई मछली का पेड़। मैं बहुत भूखी हूँ। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। जल्दी बताओ वरना मैं तुम दोनों को यहीं कच्चा चबा जाऊंगी। डर के मारे दोनों लालची व्यक्ति चुड़ैल को उस मछली वाले पेड़ के बारे में सारी बात बता देते हैं। रात होते ही भूखी चुड़ैल उस मछली वाले पेड़ को ढूंढने लग जाती है। तभी उसे एक आंगन में वह मछली वाला पेड़ दिखाई देता है। चुड़ैल कहती है, अरे वाह, वह दोनों व्यक्ति तो सही कह रहे थे। यह तो सचमुच में एक मछली का पेड़ है। इस पर तो ढेर सारी मछलियाँ हैं। मैं अभी इन मछलियों को खाकर अपनी भूख शांत करती हूँ। ऐसा कहकर वह चुड़ैल उस मछली वाले पेड़ से मछलियाँ तोड़कर खाने लगती है। आज तो मेरा पेट भर गया। क्यों न मैं इस पेड़ को अपने साथ ले जाऊं, फिर वहाँ आराम से जी भर कर मछलियाँ खाऊंगी। ऐसा कहकर वह चुड़ैल उस मछली वाले पेड़ को उखाड़ लेती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। तभी इतने में बंटी और सीमा की आंख खुल जाती है। वह देखते हैं कि एक दुष्ट चुड़ैल उनके आंगन से मछली वाले पेड़ को उखाड़ कर ले जा रही है। वह दोनों उसका पीछा करते हैं। दुष्ट चुड़ैल, कहाँ लेकर जा रही हो? इस पेड़ को छोड़ दो, यह हमारा पेड़ है। अभी इतने में वह नागिन चुड़ैल के सामने आ जाती है। नागिन को देखकर चुड़ैल कहती है, अच्छा तो तू यहाँ है नागिन। मुझे लगा कि तू मर गई, परंतु कोई बात नहीं, वह कमी मैं अभी पूरी कर देती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल इच्छाधारी नागिन को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है। फिर क्या था, वह नागिन अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को वहीं मार देती है।
ऐसा कहकर विषकन्या और चुड़ैल दोनों उस तालाब की जलपरियों पर हमला कर देते हैं। उनके अचानक के हमले से तालाब में हाहाकार मच जाती कहानी है। दूर पहाड़ों के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब में बहुत सी जलपरियां निवास करती थी। उस तालाब में उन जलपरियों की महारानी एक रानी जलपरी भी थी। रानी जलपरी तालाब के सभी जीवों के साथ बड़ी खुशी से अपना जीवन यापन कर रही थी। तभी एक दिन अचानक उस तालाब के पास एक जादुई दरवाजा प्रकट होता है और उस दरवाजे के अंदर से एक खूंखार विषकन्या और एक चुड़ैल बाहर आती है। तालाब की जलपरियों को देखकर उन दोनों के मुंह में पानी आ जाता है। तभी चुड़ैल कहती है, बहन, यही है वह जादुई तालाब जहाँ एक से बढ़कर एक सुंदर जलपरियाँ रहती हैं और इन सभी जलपरियों की एक रानी भी है जो इस तालाब की रक्षा करती है। चुड़ैल की बात सुनकर विषकन्या कहती है, चलो बहन, इसी समय इन सभी जलपरियों को खत्म कर देते हैं। मेरा जहर इतना शक्तिशाली है कि ये सभी जलपरियां पल भर में ही मर जाएंगी। फिर हम इस तालाब पर कब्जा कर लेंगे और यहाँ राज करेंगे। ऐसा कहकर विषकन्या और चुड़ैल दोनों उस तालाब की जलपरियों पर हमला कर देते हैं। उनके अचानक के हमले से तालाब में हाहाकार मच जाती है। विषकन्या एक एक करके सभी जलपरियों को डसने लग जाती है। उसके जहर से जलपरियां तड़प तड़प कर वहीं मरने लग जाती हैं। वहीं चुड़ैल भी कई जलपरियों को पकड़ लेती है। रानी जलपरी देखती है कि तालाब की सभी जलपरियां एक एक करके दम तोड़ रही होती हैं। यह सब देखकर रानी जलपरी को बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी शक्तियों का वार विषकन्या पर करती है, परंतु उसकी शक्तियों का विषकन्या पर कोई भी असर नहीं होता है। तभी विषकन्या अपनी शक्ति का वार रानी जलपरी पर करती है और उसे बंदी बना लेती है। विषकन्या और चुड़ैल जलपरी को लेकर तालाब की गहराई में चली जाती हैं। वहां जाकर विषकन्या एक गुफा बनाती है और जलपरी को वहां पर कैद कर देती है। तभी चुड़ैल कहती है, विषकन्या बहन, तुमने इस जलपरी को जीवित क्यों छोड़ दिया? चलो हम दोनों मिलकर इस जलपरी को खाते हैं। इसका नरम मांस खाने में बहुत मजा आएगा। नहीं बहन, इतनी जल्दी नहीं। अभी तो मुझे इस जलपरी की सारी शक्तियाँ छीननी है। इसकी सारी शक्तियाँ इसके सर पर रखे मुकुट में है। मैं इसके मुकुट को नहीं छू सकती। मुझे इसके लिए एक हवन करना होगा। न कहकर विषकन्या जलपरी के मुकुट को पाने के लिए हवन करने लगती है। तभी हवन कुंड से एक शक्ति प्रकट होती है और सीधा जाकर जलपरी के मुकुट पर लगती है। शक्ति लगते ही जलपरी का मुकुट उसके सर से निकल जाता है और विषकन्या के सर पर जाकर लग जाता है, जिससे जलपरी की सारी शक्तियां विषकन्या के पास आ जाती हैं और विषकन्या और भी अधिक शक्तिशाली और खूंखार हो जाती है। विषकन्या जोर जोर से हंसने लगती है। मूर्ख जलपरी, अब इस तालाब पर सिर्फ मेरा कब्जा है और मैं यहाँ की महारानी हूँ। विषकन्या की बात सुनकर रानी जलपरी मन ही मन बहुत ही दुखी होती है और उसके चंगुल से आजाद होने की तरकीब सोचती है। वहीं रात होते ही विषकन्या और चुड़ैल को नींद आ जाती है। वह दोनों सो जाते हैं। तभी तालाब की एक मछली जलपरी के पास आती है। जलपरी मछली को नागराज के पास जाकर मदद मांगने को कहती है। जलपरी की बात सुनकर वह मछली वहाँ से चली जाती है। क्योंकि वह मछली जादुई थी तो वह नागराज के पास पहुँच जाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। मछली की बात सुनकर नागराज उसी समय जलपरी की मदद करने के लिए तालाब के पास पहुंच जाते हैं। वह जादुई मछली बड़ी हो जाती है और नागराज को अपनी पीठ पर बिठाकर उन्हें तालाब की गहराई में रानी जलपरी के पास ले जाती है। रानी जलपरी नागराज से कहती है, हे नागराज, मेरी रक्षा करो। मुझे इस विषकन्या और चुड़ैल के चंगुल से आजाद कराओ। आप किसी तरह इस विषकन्या के सर से मेरा मुकुट निकाल लीजिए। मुकुट निकलते ही मेरी सारी शक्तियाँ मेरे पास वापस आ जाएंगी। फिर मैं इन दोनों को आसानी से हरा सकती हूँ। रानी जलपरी की बात सुनकर नागराज चुपके से विषकन्या के पास जाते हैं और उसके सर से उसका वह मुकुट निकाल लेते हैं। जलपरी अपना मुकुट फिर से पहन लेती है। मुकुट पहनते ही जलपरी को उसकी सारी शक्तियाँ वापस मिल जाती हैं। तभी इतने में विषकन्या और चुड़ैल की आंख खुल जाती है। विषकन्या कहती है, अरे दुष्ट प्राणी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझसे मेरा मुकुट छीन लिया। चुड़ैल, खत्म कर दो इस मनुष्य को। इतना कहकर विषकन्या और चुड़ैल नागराज को मारने के लिए उन पर हमला कर देती हैं। तभी जलपरी अपनी शक्तियों का वार उन दोनों पर करती है। शक्ति लगते ही विषकन्या और चुड़ैल अपनी गुफा में ही कैद हो जाती हैं और अपनी गुफा के साथ पाताल लोक पहुंच जाती हैं। विषकन्या और चुड़ैल के चंगुल से आजाद होकर रानी जलपरी नागराज का धन्यवाद करती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।